नमस्कार, स्वागत है आप सभी का नवतेज टीवी में। मैं हूं आपके साथ उमंग माथुर। आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी के हाथों मिली करारी हार के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राजभवन पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र को अपना इस्तीफा सौंपा। इस बीच उनका रिएक्शन भी सामने आया। उन्होंने कहा कि चुनाव में हार जीत के कई कारण होते हैं। हालांकि उन्होंने पार्टी के कार्यकर्ताओं का शुक्रिया भी अदा किया। गहलोत ने कहा कि उन्हें अपनी जीत पर भरोसा था, लेकिन ऐसा हो न सका, जिसके लिए संगठन मिलकर इस पर चिंतन मनन करेगा। आपको बता दें, आप देख सकते हैं ये तस्वीर जो कि राजभवन से सामने आई, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शाम करीब 5:30 बजे पहुंचकर राज्यपाल कलराज मिश्र को अपना इस्तीफा सौंपा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि राजस्थान में बीजेपी की बम्पर जीत के बाद नवतेज टीवी की टीम बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंची, जहां बीजेपी के दिग्गजों और विजयी प्रत्याशियों से बातचीत की। आइए आपको भी सुनाते हैं जीत के बाद क्या कुछ रही बीजेपी के प्रत्याशियों कार्यकर्ताओं की प्रतिक्रिया। हमारे साथ मौजूद है स्वामी जी, क्या कहेंगे जीत पर? आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का विजन, ये जीत उन्हीं के विजन को मिली है। आप जिस प्रकार से हवा महल पे एक बड़ा मुद्दा आपने उठाया था, परकोटे का बड़ा मुद्दा आपने उठाया था, पलायन का, उसको रोकने के लिए अब क्या कुछ आप करेंगे? परकोटे की बहुत दुर्दशा की है। 5 साल में पलायन हुआ है। हमारे हिंदू देवी देवताओं के मंदिरों को तोड़ा गया है, मूर्तियों को खंडित किया गया है, तुष्टीकरण की राजनीति की गई। उसकी वजह से परकोटे में ये परकोटे की दुर्दशा हो गई और परकोटा लोग व्यापारी से लेके रहने वाले छोड़ने पर मजबूर हो गए। सनातन संस्कृति की विजय हुई है विधानसभा में, अब संत महात्मा पहुंचने वाले। भाजपा की विजय हुई है, सनातन संस्कृति को साथ लेते हुए बालाजी की गदा चल चुकी है, मिली है। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने ये पहले ही घोषित कर दिया था कि प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी, क्या कहेंगे? ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का जिस प्रकार की मेहनत है उसका फल है और माननीय मोदी जी के गारंटी का ये साफ असर दिखने को मिला है। अब आगे क्या? सब हर किसी के मन में यही सवाल है कि अब आगे क्या है? भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बना रही है और राजस्थान का जो विकास इतने दिन से डब पड़ा था, युवा परेशान था, किसान परेशान था, वो सबका एक नई राह खुलेगी। मौजूद है विकास जी, क्या कहेंगे? ये ऐतिहासिक जीत है और जनता का मोदी जी के प्रति जो विश्वास था वो कायम रहा। और ये जो जीत है, जो किसानों की जीत है, बहन बेटियों की जीत है और जनता की जीत है। मैं ये कहना चाहूँगा, कुशासन का अंत हुआ, भ्रष्ट निकृष्ट सरकार का अंत हुआ और वापस से कमल खिला। आ गए हैं भगवाधारी। जय जय मोदी, घर घर मोदी। राजस्थान विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं और आपको बता दें कि बीजेपी ने जिस प्रकार से 4.5-5 साल से कह रही थी कि अब की बार बीजेपी की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत से बनेगी, और वो साबित कर दिया है। और कहीं ना कहीं बीजेपी ने जो भी अपने प्रचार प्रसार को जो धार दी है, उसमें हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात करी, नारी शक्ति वंदन विधेयक लोकसभा राज्यसभा में पेश हुआ, तो वैसे ही हम कह सकते हैं राजस्थान में भी बीजेपी की जीत के पीछे बीजेपी की महिलाओं का बहुत बड़ा हाथ है। महिला विंग से स्नेहा शर्मा जी हमारे साथ मौजूद हैं। स्नेहा जी, जो तैयारियां की गई बीजेपी की तरफ से, जो बीजेपी के हर एक कार्यकर्ता ने, नेता ने करी है, लेकिन कहीं ना कहीं महिलाओं को प्रमुख भूमिका बीजेपी ने दी, राजस्थान के कार्यालय ने दी, और एक मोर्चा आप लोगों ने बखूबी संभाल रखा था, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी में इस समय अगर मैं बात करती हूँ तो राजस्थान में महिलाओं को पूर्ण रूप से उनकी भूमिका निभाने का एक बहुत बड़ा अवसर मिला था। और यहाँ तक कि जब माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी भी जब आए थे तो उनका हर तरीके से, उनका स्वागत से लेकर उनके हर अवसर को महिलाओं को पूर्ण रूप से निभाने का अवसर मिला और महिलाओं ने बखूबी उस मोदी जी के उस सभा को बहुत बखूबी तरीके से संभाला। ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बहुत बड़ी सराहनीय कार्य है कि उन्होंने 33% आरक्षण के बाद में महिलाओं को जिस तरीके से अवसर दिया, और आप देखिए कि उसका असर आज हमको आज देखने को मिल रहा है। आज ये वो भव्य दिन है जिसका हम बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और आज हमने भाजपा की हमारी सरकार बनाई है और महत्वपूर्ण भूमिका इसमें महिलाओं की रही।
आज हमें गर्व है कि महिलाओं को जिस तरीके से जिस क्षेत्र में इस बार रखा गया, उन्होंने बखूबी हर क्षेत्र में अपना 100% देने की उन्होंने पूरी कोशिश करी। स्नेहा जी, जिस प्रकार से आपने जिक्र किया, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर पधारे थे, ददिया का वो सभा स्थल हमें याद है जहां पर पूरी बागडोर महिलाओं के हाथ में थी, मंच महिलाओं के हाथ में था। और अब आज जब बीजेपी यहां से जीत गई है, नारी शक्ति वंदन विधेयक की बात सभी लोग कर रहे हैं, और राजस्थान की जो सबसे बड़ी समस्या जो इन 5 सालों में देखी गई, महिला अपराध, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? अब आपकी सरकार आ रही है तो महिलाओं को लेकर बीजेपी अब आगे क्या कुछ करने वाली है? देखिए, ये बहुत ही बड़ी आपने बात बोली है कि हम उस भ्रष्ट महिला विरोधी गहलोत सरकार को पछाड़कर हम आगे बढ़ चुके हैं। और जिस कि हम कल्पना कर रहे थे राजस्थान में, जिस महिला विरोधी सरकार को हटाने के बाद अब जो राम राज्य हम लेकर आए हैं राजस्थान में, महिलाएं पूर्ण रूप से अब सुरक्षा का भाव महसूस करेंगी। और आप देखिएगा, इस सरकार के आने के बाद आने वाले 5 वर्षों में महिलाओं को वो सारी सुविधाएं मिलेंगी जिसका उन्हें बखूबी इंतजार था, चाहे वो सुरक्षा की दृष्टि से हो, चाहे वह उनके बिजली पानी की व्यवस्था से हो, चाहे उनकी रसोई घर से लेकर आज महिलाओं के हर क्षेत्र के बारे में ये सरकार, ये मोदी सरकार सुनेगी और उनकी हर योजना को अब जन जन तक पहुंचाकर महिलाओं को वो सारे जो उनके अधिकारों से जो वंचित रह गई हैं, वो सारे अधिकार उन्हें इस बार जरूर मिलेंगे। ये थी हमारे साथ स्नेहा शर्मा जी, बीजेपी महिला वंग की सक्रिय कार्यकर्ता हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब मोदी जी का, हम कह सकते हैं, ददिया में जो सभा हुई थी, तब महिलाओं ने पूरी उस सभा की जिम्मेदारी ली थी, मंच से लेकर हर एक चीज़ तक महिलाओं के हाथ में थी। और अब जब बीजेपी ने राजस्थान में अपना जीत का झंडा लहरा दिया है, फहरा दिया है, अब स्नेहा जी का साफ तौर पर कहना है कि राजस्थान की महिला विरोधी सरकार से जनता त्रस्त हो चुकी थी, जिसे जनता ने उखाड़ दिया। और महिलाओं का इसमें एक बहुत बड़ा हाथ है। और आने वाली बीजेपी सरकार से कहीं ना कहीं अब ये जो अपेक्षा की जा रही थी महिलाओं द्वारा, विशेष तौर पे राजस्थान की महिलाओं द्वारा, वो अब तमाम चीज़ें पूरी होंगी। महिलाओं की सुरक्षा बेहतर की जाएगी, महिलाओं के जो रोज़मर्रा के जो मुद्दे हैं, भले ही वो महंगाई का मुद्दा हो, रसोई गैस का मुद्दा हो, वो तमाम मुद्दे अब सुलझा लिए जाएंगे। और आने वाली बीजेपी की जो सरकार है, वो विकास के, हम कह सकते हैं, नए कीर्तिमान यहाँ पर स्थापित करने जा रही है। सहयोगी कैमरामैन कुलदीप के साथ उमंग माथुर, नवतेज टीवी, जयपुर। हमारे साथ में बीजेपी के विजयी प्रत्याशी यहाँ पर मौजूद है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस ऐतिहासिक जीत पर? मैं सभी जनता का बहुत बहुत आभारी हूँ कि जिन्होंने प्रचंड बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आई है। निश्चित रूप से कांग्रेस सरकार की नाकामयाबी और जो झूठे वादे करके, जो थोथी घोषणाएं करके जो जनता को जिस तरह 5 साल परेशान किया, उससे प्रताड़ित थी हमारी पूरी राजस्थान की जनता, और अच्छा माइंडेड दी है। निश्चित रूप से आभार प्रकट करते हैं। आगे क्या कुछ रणनीति रहेगी आपकी? मैं क्षेत्र में मेरे विकास कार्यों को लेकर जो उन्होंने झूठे वादे किए, उन वादों से हटकर मैं पानी, बिजली, सड़क और शिक्षा और औद्योगिक क्षेत्र के पे काम करूँगा। संगठन महामंत्री चंद्रशेखर जी मौजूद हैं। इनके नेतृत्व में बीजेपी ने आज प्रचंड बहुमत से अपना सरकार बनाना तय कर लिया। सर, क्या कहना चाहिए? आपका बहुत अभिनंदन, बहुत धन्यवाद। समस्त जनता का, प्रजा का, जनता जनार्दन का, माननीय मोदी जी के प्रति विश्वास का, सबका बहुत अभिनंदन है। अब अभी सेलिब्रेट करिए। और ये बाइट देता भी नहीं है। सिविल लाइन से विजयी प्रत्याशी गोपाल शर्मा जी मौजूद हैं। 27,000 वोटों से जीत हासिल करी है। सर, क्या कहना चाहेंगे? ये जनता की जीत है। हम तो सामान्य व्यक्ति हैं और जनता ने ताकत दी है, तो हम उनको विनम्र भाव से स्वीकार करते हैं और जनता की सेवा में सदैव तत्पर रहेंगे। सिविल लाइन्स विधानसभा क्षेत्र में जो आपने मुद्दे उठाए थे, भ्रष्टाचार का मुद्दा हो या फिर तुष्टीकरण की राजनीति का मुद्दा हो, आप उन मुद्दों से कैसे निपटेंगे? सबसे पहले तो हरिपुरा बनाएंगे और जेल में 20 कमरे बनवाएंगे, जिसमें श्रीमान जी भी रहेंगे। राजस्थान विधानसभा चुनावों के परिणाम आ चुके हैं और जैसा कि बीजेपी की तैयारियां दिख रही थी और बीजेपी जिस हिसाब से दावा कर रही थी, वो बीजेपी ने करके दिखा दिया है। बहुमत से राजस्थान की सत्ता की चाबी कांग्रेस ने छीन लिया। हमारे साथ युवा नेता अंकित चेची मौजूद हैं। अंकित भाई, जिस हिसाब से दावा किया जा रहा था और आपको भी ऐन मौके पे आपको चार्ज दिया है, और आप लोगों की मेहनत सबसे ज़्यादा अगर हमने देखा तो युवाओं की और महिलाओं की, जो बीजेपी की महिला विंग की जो महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, उनकी मेहनत हम कह सकते हैं कि ग्राउंड लेवल पे जो आप लोगों ने तैयारी की, उसे देखकर लगता है कि कांग्रेस भले कितने ही दावे कर ले, लेकिन आखिरी में जो परिणाम आया वो जैसा आप लोगों ने सोचा था वैसा ही आया। क्या कहेंगे?
बिल्कुल, भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा और महिला मोर्चा द्वारा पूरे राजस्थान भर के अंदर विभिन्न कार्यक्रम किए गए। युवाओं को जोड़ने का काम युवा मोर्चा ने राजस्थान भर के अंदर किया। पेपर लीक की जो समस्याएं थी उस विषय को लेकर के राजस्थान प्रदेश के युवा मोर्चा के कार्यकर्ता नीचे तक गए, कोचिंगों में, स्कूलों में, कॉलेजों के अंदर गए और जनता ने, युवाओं ने भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान दिए। तो ये थे वो कुछ लोग जिनसे नवतेज टीवी की टीम ने बात करी। हमारे साथ में ब्रजेश, हमारे सहयोगी, जुड़ चुके हैं। ब्रजेश, क्या कहना चाहेंगे? सुबह से हम लगातार नवतेज टीवी पे हर आंकड़े हम दिखा रहे हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश में जीत बीजेपी की कहीं ना कहीं हम कह सकते तय मानी जा रही थी। जीत का अंतर इतना होगा ये तो खैर किसी ने नहीं सोचा था, लेकिन अप्रत्याशित चीज जो यहां पर हुई है वो है छत्तीसगढ़ से बीजेपी ने जो जीत दर्ज करी है। सबसे पहले उस पर बात करेंगे। क्या कहेंगे छत्तीसगढ़ में बीजेपी की जीत पर? देखिए, जिस तरह से 5 राज्यों में चुनाव हुए, चुनाव के परिणाम जैसे जैसे एग्जिट पोल पे अगर थोड़ी उमंग जी बात करेंगे तो एग्जिट पोल पर जैसे एग्जिट पोल आए तो उसमें कहीं ना कहीं दिखाया गया था कि छत्तीसगढ़ में जीत का जो आंकड़ा रहने वाला है वो कहीं कांग्रेस के पक्ष में रहने वाला। तमाम जो एग्जिट पोल आए थे उसमें कहा गया था साफ तौर से कि एग्जिट पोल के जो नज़ारे होंगे वो छत्तीसगढ़ के कांग्रेस के पक्ष में रहेंगे। लेकिन जब रुझान सामने आए, जब मतपेटिका खुली, जब ईवीएम बॉक्स खुलने लगे तो ये पता चला कि रुझानों में तो सबसे पहले कांग्रेस ने बढ़त बनाई, लेकिन उसके बाद बीजेपी ने जैसे ही फाइट बैक की, रिवर्स की और उसके बाद वो जो गियर लगाया बीजेपी ने, उसके बाद तो देखने वाली बात ही बदल गई थी कि जिस तरह से 54 सीटों पर बीजेपी ने बढ़त की और उसके बाद 35 सीटों पर कांग्रेस आ गए। ये अप्रत्याशित उमंग जी है। जिस तरह से टीएस सिंहदेव और उनके बीच में जो लड़ाई थी, एकदम सेम जो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच थी, ठीक वैसा ही वहां पर छत्तीसगढ़ में भी दिखाई दे रहा था। तो छत्तीसगढ़ वाली जो बात थी, और एक तो आत्मविश्वास सबसे ज्यादा वहां पे। उमंग जी, आपको सबसे बड़ी बात बताना चाहूंगा कि सबसे बड़ी बात छत्तीसगढ़ में आत्मविश्वास सबसे ज्यादा कांग्रेस पार्टी को था कि हम आसानी से उसको जीत पाएंगे, क्योंकि जिस तरह से मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर भूपेश बघेल सबसे ज्यादा लोकप्रिय नजर आ रहे थे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से वहां पे कांग्रेस पार्टी को हार नसीब हुई है, तो कहा जा सकता है जिस तरह से आत्मविश्वास में पार्टी थी, तो कहीं ना कहीं जिस तरह से आत्मविश्वास से लबरेज पार्टी नजर आ रही थी, कम ध्यान दिया, जिस तरह से जो लोगों तक जाना चाहिए, जो नजरिया पेश करना था कांग्रेस पार्टी के, जिस तरह से उन्होंने काम किया था वो काम वो नजर नहीं आया और कांग्रेस पार्टी को वहां शिकस्त झेलनी पड़ी। आपने कहा आत्मविश्वास, क्या हम इसे अति आत्मविश्वास नहीं कह सकते? बिल्कुल, आत्मविश्वास कहने का मेरा नजरिया वही था कि अति आत्मविश्वास में कांग्रेस पार्टी आ गई थी। कांग्रेस पार्टी के तमाम वो लोग थे जो कि जिनको ये लग रहा था मुख्यमंत्री गहलोत की वो तमाम जो गोधन योजना है, महिलाओं से जुड़ने की योजना है, वो तमाम जो महिलाओं के प्रति उनका जो विश्वास था कि हो सकता है कि मुख्यमंत्री बघेल चुनाव से कुछ दिन पहले बेटियों से बात करते थे, महिलाओं से बात करते थे, युवाओं से बात करते थे कि आपकी समस्याएं क्या, वो समस्याएं जान रहे थे, तो उनकी जो समस्याएं होती थी इंस्टेंट वो सॉल्व कर दिए जाते थे। तो हो सकता था, लग रहा था कि जिस तरह से माहौल बना है, जिस तरह से टीवी चैनलों में माहौल बना था, एक परसेप्शन है कांग्रेस का गोदी मीडिया का, वो परसेप्शन में बाद में उन्होंने ऐड भी दिया, तमाम चीजों किया, उसके बावजूद भी जिस तरह से वो शिकस्त झेल गए, तमाम चीजें तिकड़मबाजी करने के बाद, तमाम आत्मविश्वास के वो अपने चाल चलने के बाद भी अब देखिएगा कि छत्तीसगढ़ में शिकस्त मिली है। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी को जो अति आत्मविश्वास झलक रहा था उसकी वजह से छत्तीसगढ़ में शिकस्त झेलनी पड़ी। थोड़ी सी तेलंगाना पे बात करिए, अगर उमंग जी बात करें तो तेलंगाना की जो स्थिति थी ना, तेलंगाना में जिस तरह से उनको लग रहा था कि 3 राज्यों को में हमारी तो सरकार बनी जाएगी, राजस्थान में थोड़ी बहुत राहुल गांधी को डर था, लेकिन छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल वो कंफर्म मान के चल रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी। लेकिन जिस तरह से उनको यहाँ शिकस्त झेलनी पड़ी, जो हिंदी पट्टी के 2 प्रमुख राज्य उनमें शिकस्त झेल गए, उसके बाद तेलंगाना में वो गए, जिस तरह से उन्होंने तेलंगाना में लड़ाई लड़ी, जिस तरह से 119 सीटें आती हैं और दक्षिण का एक छोटा सा राज्य, एक सिंहद्वार उसको बोलते हैं हम, तो एक छोटे से राज्य में उनको जीत मिली है और 3 जो हिंदी पट्टी के प्रमुख राज्य हैं वहां वो हारे हैं। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि थोड़ी बहुत तो संजीवनी मिली है, लेकिन ये हार बहुत बड़ी है और अति आत्मविश्वास और जो अंदर की अंदरूनी जो कलह थी अब वो झलक के सामने, रिजल्ट में सामने आया। उमंग जी, बिल्कुल ब्रजेश, आपने तेलंगाना की बात करी तो आपको बता दें अभी थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली के अंदर बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यालय से अपनी प्रतिक्रिया दी है और साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि जो 5 राज्यों के जो चुनाव हुए, जिसमें से 4 राज्यों के चुनाव परिणामों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में तो बीजेपी ने जीत हासिल करी ही है, तेलंगाना में बीजेपी ने जीत हासिल नहीं करी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले कहा कि सबका साथ सबका विकास जीता है और जिस प्रकार से विकास की जो बयार है हम पूरे देश में बहा रहे हैं, उसमें हम तेलंगाना को पीछे नहीं छोड़ेंगे। ऐसा नहीं है कि हम तेलंगाना नहीं जीते तो
केंद्र सरकार की जो भी योजनाएं हैं उसका कोई फर्क तेलंगाना में देखने को मिलेगा। तेलंगाना वासियों से भी उन्होंने अपील करी है और उन्हीं की भाषा में करी है। सबसे पहले उन्हीं की भाषा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना संबोधन दिया और उसके बाद बोला, उन्होंने राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ के बारे में बाद में बात करी, उन्होंने सबसे पहले तेलंगाना के बारे में बात करी। तेलंगाना वासियों, आपको भी जीत की बहुत सारी बधाई, ऐसे करके प्रधानमंत्री ने अपने भाषण का हम कह सकते हैं शुरुआत करी। उसके बाद उन्होंने, जो हम बार बार इस चीज को दोहरा रहे हैं कि तेलंगाना वासियों को पीएम मोदी ने मंच से यह संदेश दिया है कि जो भी जनहित की योजनाएं हैं, ऐसा बिल्कुल मत समझिए कि हम वहां पर हारे हैं तो वहां पर उन योजनाओं को बंद किया जाएगा या हम तेलंगाना पर ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि बीजेपी एक मोटो लेकर चल रही है शुरुआत से ही, सबका साथ, सबका विश्वास, और इसी मोटो को लेकर उन्होंने आगे कई जो नवाचार किए हैं, कहीं ना कहीं उनका जिक्र भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आज बीजेपी नहीं जीती है, आज राष्ट्रभक्ति जीती है। राष्ट्र के प्रति जो काम किए गए हैं, भले ही वो राज्यों में किए गए हो या केंद्र स्तर पर किए हो, आज वो सब जीते हैं और जीता है बीजेपी के ऊपर जनता का विश्वास। यहां उन्होंने चंद्रयान का जिक्र किया, यहां उन्होंने धारा 370 का जिक्र किया और यहां विकास की उन तमाम योजनाओं का जिक्र किया जो केंद्र सरकार के द्वारा हम कह सकते हैं लागू की गई है और कहीं ना कहीं हर एक आम आदमी को उसने छुआ है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ पर वापस लौटते हैं ब्रिजेश। छत्तीसगढ़ पर तो अप्रत्याशित जीत हम कह सकते हैं बीजेपी को मिली है, लेकिन राजस्थान और मध्य प्रदेश की विशेष तौर पर बात करें, शुरुआत में यह लग रहा था, हालांकि इसका परसेंटेज काफी कम था, लेकिन यह लग रहा था कि हो सकता है मध्य प्रदेश में जीत का अंतर कम हो। एंटी इनकम्बेंसी की बात की जा रही थी, भ्रष्टाचार की, व्यापक घोटाले की काफी बात की जा रही थी कांग्रेस के द्वारा, लेकिन तमाम चीजों को धता बताते हुए मध्य प्रदेश में बम्पर जीत बीजेपी को मिलती दिखाई दे रही है। क्या कहेंगे ब्रिजेश? देखिए, मध्य प्रदेश की जो जीत है वो कांग्रेस पार्टी के लिए बेहद नुकसानदायक है। जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने अभी ठीक पहले मैंने कहा कि जिस तरह से आत्मविश्वास से लबरेज हो गई थी, उसको लग रहा था कि जो कमलनाथ का जो नेतृत्व है वहाँ पे जैसे छत्तीसगढ़ में आत्मविश्वास था, यहाँ पे अहंकार था। उमंग जी, आपको कहीं ना कहीं देखने को मिलेगा जो कांग्रेस का आला कमान था मध्य प्रदेश के अंदर, जो लोकल बॉडी थी, जो कमलनाथ थे, उनके अहंकार की वजह से वहाँ हार हुई है। सीधे तौर पे अगर कहें कि अहंकार, क्योंकि उन्होंने कांग्रेस पार्टी के जो कार्यकर्ता थे, जो ये कार्यकर्ता जो चाहते थे, उन्होंने वो सुना नहीं, वो किया नहीं। जिस तरह से वो चाह रहे थे कि जिस तरह से महाराज जो वहाँ के ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं, उन्होंने जिस तरह से बगावती तेवर दिखाए थे, उनके खिलाफ रिवर्स बैक किया जाए, उनके खिलाफ फाइट दिया जाए, उनके खिलाफ तेवर दिखाए जाए, तो कहीं ना कहीं कमलनाथ ने वो तेवर दिखाए, लेकिन वो जमीनी स्तर पे नहीं दिखा जिसको वो चाहते थे। तो तमाम उन जगहों पे कांग्रेस पार्टी हारी है। जब ग्वालियर में लगातार जैसे बात कर रहे थे, ग्वालियर में हम उनको हराएंगे, अब ग्वालियर में जाके ही कांग्रेस पार्टी हार जाती है, तो देखने वाली बात थी कि कांग्रेस पार्टी के पास वो चेहरा नहीं बचा था कि जो उनको हरा पाए वहाँ के जो महाराज। देखिए, अब वहीं पे उन्होंने बागेश्वर धाम का भी जो तीर था वो भी चलाने की कोशिश की, कमलनाथ ने उनके भी डोग लगाई, उनके भी बहुत चरण वंदन किए, लेकिन वो भी काम नहीं आया। मतलब हिंदुत्व की ओर बढ़ती हुई कांग्रेस पार्टी इन चुनावों में दिखाई दी, लेकिन बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड का मुकाबला नहीं कर पाई कांग्रेस। और एक बात विशेष तौर पे हम आपको ये बताना चाहेंगे ब्रिजेश, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन की, उससे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का संबोधन हुआ था और कहीं ना कहीं जो हम देख रहे थे कि इन चुनावों में कहीं ना कहीं जातिगत जो समीकरण है उसको भी बीजेपी ने साधने की कोशिश करी और उसमें कहीं ना कहीं वो कामयाब हुई। जो सोशल इंजीनियरिंग की बार बार जो हमारे सब एडिटर है राकेश जी, वो बार बार बात करते हैं सोशल इंजीनियरिंग पे बीजेपी काम करती है। नड्डा जी के संबोधन में इसी सोशल इंजीनियरिंग की झलक दिखाई दी। नड्डा जी ने साफ तौर पर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चुनाव की हर रणनीति पर काम किया, ये उनके नेतृत्व की जीत है और ये चुनाव ये बताते हैं कि देश में अगर गारंटी है तो सिर्फ मोदी की गारंटी है। इंडी अलायंस ओबीसी के नाम पर घड़ियाली आंसू बहा रहे थे, लेकिन वो ये भूल गए कि देश का प्रधानमंत्री खुद ओबीसी वर्ग से आता है। कांग्रेस के नेता पीएम मोदी को गाली देते हैं और ये गाली पीएम मोदी को नहीं लगी, ये ओबीसी वर्ग को लगी। एक बार फिर से जातिगत कार्ड खेलने की कोशिश की और कहीं ना कहीं ये आज के परिप्रेक्ष्य में क्या लगता है आपको, क्या ये जरूरी हो जाता है क्योंकि अब आने वाला समय लोकसभा चुनाव का है? देखिए उमंग जी, जिस तरह से अपन सुबह से हम लोग इस पे बात कर रहे हैं, हम लोग चुनावी जो परिणाम आ रहे हैं लगातार उस पर हमारी परिचर्चा नवतेज टीवी पर लगातार जारी है। जिस तरह से हमने कवरेज दिया है, हमने ये देखा है कि जब से 5 राज्यों के परिणाम आए हैं,
परिणामों में एक तरह से जिस तरह से बीजेपी की तुष्टीकरण हो या कांग्रेस पार्टी की तुष्टीकरण की बात हो, लगातार बात होती रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जातियों की बात तो होगी। जातियों में प्रधानमंत्री की जाति की बात होती रही है। जबकि आप देखिएगा राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार मुख्य मंचों से, सार्वजनिक मंचों से कहते रहे हैं कि मैं ओबीसी हूं, मैं माली हूं, तो बार बार ये कहने का तात्पर्य तो यही है कि सीधे ओबीसी समाज से जोड़ने की अपनी बात कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं पीएम मोदी इस पैतरे को आसानी से समझते हैं, क्योंकि वो इस खेल के एक अच्छे खिलाड़ी हैं और माहिर खिलाड़ी हैं। आप देखिएगा कि पीएम मोदी के जो चेहरे की जो राजनीति रही उसमें पीएम मोदी काफ़ी हद तक सफल रहे हैं, और उन्होंने जिस तरह से ये खेल समझा और उसके बाद 3 राज्यों में बुरी तरह से कांग्रेस पार्टी को शिकस्त दे दी, वो बड़ी बात थी। तो आप कहिए, देख सकते हैं कि जिस तरह से ओबीसी की राजनीति होगी आने वाले समय में, जिस तरह से आप देखिए राजस्थान में जिस तरह से बात हो रही थी कि सरकारी कर्मचारियों के लिए जो योजनाएं लेकर आए हैं गहलोत साहब, उस पे सरकारी कर्मचारी वोट देंगे, तो लेकिन वो परिणामों में रिफ्लेक्ट होकर नहीं आया उमंग जी। कहीं ना कहीं वो बीजेपी के जो गारंटीज है, तो एक आपने अभी कहा कि मोदी मतलब गारंटी, तो ये जो शब्द है ना, वो तीनों राज्यों की जनता के दिमाग में बैठा, वो लोगों ने उसको पसंद किया, और मोदी के वो भाषणों में वो साफ झलका। जिस तरह से उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा उठाया, राम मंदिर का मुद्दा तीनों राज्यों में जिस तरह से उन्होंने उठाया, ओबीसी हो, किसान हो, युवा हो, आज उन्होंने जब भाषण दिया तो आप देखिएगा किसानों की बात की। उन्होंने अपनी भाषण की शुरुआत ही किसानों, युवाओं, महिलाओं से बात की, शुरुआत की उन्होंने तेलंगाना तक वो आवाज़ उन्होंने पहुँचाई कि तेलंगाना के लोगों तक मेरा वो धन्यवाद पहुँचे। तो कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी 24 के नजरिए से चुनाव लड़ रहे थे, और सत्ता का सेमीफाइनल ऐसे ही इसको नहीं कहा जा रहा था। सत्ता के सेमीफाइनल में ये पीएम मोदी के लिए एक कड़ा टेस्ट था, जिसलिए उनको जीतना बेहद जरूरी था, और उसमें उन्होंने अपने इम्तिहान को फाइनल तौर पे जीता है। कहीं ना कहीं जो सिंहद्वार है, जिसमें जो साउथ का क्षेत्र आता है, जिसमें कर्नाटक है, तेलंगाना है, तेलंगाना में कर्नाटक में कांग्रेस बीजेपी हारी थी, लेकिन तेलंगाना में आके फाइट बैक किया। 10 सीटें जीतना बीजेपी के लिए बड़ी बात साबित होती है। जहां पे 0 है, 0 है, जिसके बीजेपी की जो आइडियोलॉजी हो वहां के लोग समझते ही नहीं है। तो आप देखिएगा जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के सामने आने वाले दिनों में तेलंगाना में भी चुनौती बीजेपी पेश करेगी, उसमें भी आप आश्चर्यचकित नहीं होंगे, क्योंकि उस स्थिति में बीजेपी पहुंच चुकी है कि वो तेलंगाना में भी एक बड़ा मुद्दा बना सकती है। तेलंगाना में भी हिंदुत्व का मुद्दा है, जो तमाम हिंदुइज्म का मुद्दा है, वो सामने निखर कर आता सामने आएगा। वहां भी ओबीसी, युवा और तमाम उन चीजों की बात करी जाएगी बीजेपी के द्वारा, जो कि बेहद जरूरी है। और देश में 24 के इलेक्शन के नजरिए से आप देखिएगा, जैसे जैसे 24 का नजरिया, जब इलेक्शन पास आता जाएगा और ये 5 राज्यों के जो परिणाम आए हैं उमंग जी, वो कहीं ना कहीं एक संजीवनी बूटी की तरह बीजेपी के लिए साबित होंगे। जिस तरह से इंडिया गठबंधन ये कह रहा था कि हम कड़ी टक्कर देंगे, तो अब ये देखिए ना इंडिया गठबंधन में कैसे फूट साबित होगी। हालांकि शरद पवार ने उसको कवरअप देने की कोशिश तो की है कि इन परिणामों से कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में इस पर आपको बेहद असर दिखाई देंगे, क्योंकि अखिलेश यादव हैं जो उन्होंने वो साफ तौर से कह दिया है कि हम इन परिणामों का भी इंतजार करेंगे और हम कहीं ना कहीं ये देखेंगे कि कांग्रेस पार्टी किस स्थिति में है। तो ये 3 राज्यों की हार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन भी खटाई में पड़ता आपको नजर आएगा। और तमाम जो वो कांग्रेस पार्टी सियासी अपने चाले जो खेल रही थी लगातार, चाहे वो उत्तर प्रदेश की, आपको उमंग जी अच्छे से पता है कि 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश से आती हैं, और उत्तर प्रदेश से ही लोकसभा का रास्ता होकर जाता है। और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में बेहद बुरी स्थिति में है। 3 राज्य ऑलरेडी हार चुकी है, और उत्तर प्रदेश में उनकी जो सहयोगी दलों से उनसे बन नहीं रहे। तो कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन और 3 राज्यों के परिणाम बेहद बुरे होने वाले हैं। आप देखिएगा आने वाला समय जो है वो कांग्रेस पार्टी के लिए कैसे कांटों भरा रास्ता साबित होगा। बिल्कुल ब्रिजेश, आपने सही कहा, आने वाला समय कांग्रेस पार्टी के लिए काफी कांटों भरा साबित होने वाला है, क्योंकि इंडिया गठबंधन की आपने बात करी, कहीं ना कहीं कांग्रेस अपने आप को एक बड़ी और राष्ट्रीय पार्टी के नाम पर इंडिया गठबंधन की जो बागडोर है वो अपने हाथ में लेना चाह रही थी, और इसके संकेत भी दिखाई दिए। अखिलेश यादव का आपने जिक्र किया, कहीं ना कहीं अखिलेश यादव ने यह कहा कि इन जो 4-5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम है वो तय करेंगे कि इंडिया जी। थोड़ा से रोकना चाहूंगा, जैसे जब मध्य प्रदेश के इलेक्शन आ रहे थे उस समय अखिलेश यादव ने कहा था कि हमें 3-4 सीटें दे दीजिए जहां पे हमारे प्रत्याशी दूसरे नंबर पे रहेंगे, हम वहां पे मध्य प्रदेश में लड़ना चाहते हैं। लेकिन वही कमलनाथ, जो फिर मैं कह रहा हूं अहंकार क्यों, अहंकार इसलिए क्योंकि उन्होंने कहा कि अखिलेश कौन होते हैं, हम उनको कोई सीट नहीं देते। आज अखिलेश कहने वाले नेता को आज आप देखिए कि 65 सीटों पे परिणाम आ चुके हैं और 165 पर बीजेपी पहुंची है। तो कहीं ना कहीं जो उत्तर प्रदेश से सटते हैं, जो सीमाओं से उसके जो सीटें लगती हैं, वो उन पे जो समाजवादी पार्टी की, बसपा की जो एक
छवि है, जो उनका एक प्रभाव है, आप वो देखिएगा, वो रिफ्लेक्ट होकर बीजेपी की सीटों में काफी अच्छा निखार आया है। तो कह सकते हैं कि जो उनका अहंकार है वो सामने आया है। बिल्कुल ब्रजेश, न सिर्फ कांग्रेस पार्टी का अहंकार बल्कि हम कह सकते हैं कि जो तीसरे मोर्चे के रूप में दम भरने वाली आम आदमी पार्टी का भी कहीं ना कहीं अहंकार ही उसे ले डूबा। क्योंकि जो बात आपने कही है कि मध्य प्रदेश में अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी की कुछ सीटें वो मांग रहे थे, लेकिन कमलनाथ ने एक तरीके से कौन अखिलेश होते हैं इस प्रकार की कोई टिप्पणी की जिससे अखिलेश आहत हुए, और शायद यही सबसे बड़ी वजह रही कि इंडिया गठबंधन से उन्होंने हाथ पीछे खींचे। आम आदमी पार्टी जिसकी तीनों ही राज्यों में कई प्रत्याशियों की जमानत जब्त हुई है, जब हमने उनसे सवाल पूछा था कि आप लोकसभा चुनावों के लिए तो आप इंडिया गठबंधन में है, कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन राजस्थान के अंदर, मध्य प्रदेश के अंदर आप कांग्रेस को गाली देने का एक मौका नहीं छोड़ रहे, तो उनका भी साफ तौर पर यह कहना था कि हम लोकसभा में साथ हैं लेकिन राज्य में हमारे अपने अलग मुद्दे। तो जाहिर सी बात है ये कहीं ना कहीं उसी समय नवतेज टीवी ने यह बताया था अपने दर्शकों को कि जो पार्टी राज्य में साथ नहीं है, राज्य में वो एक दूसरे को कोसने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे, लेकिन लोकसभा में अगर साथ है, कहीं ना कहीं यह मजबूरी का बना हुआ गठबंधन था। खैर, अब इस गठबंधन का आगे क्या कुछ होता है ये तो आने वाला वक्त बताएगा, और क्या लोकसभा चुनावों में इंडिया गठबंधन फिर से एक मंच पर बैठेगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए ब्रजेश आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको एक बार फिर बता दें हमारे दर्शकों को कि 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत से बीजेपी सरकार बनाने जा रही है। तेलंगाना जरूर हाथ से छूटा है, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है तेलंगाना वासियों की सेवा मैं लगातार करता रहूंगा। फिलहाल के लिए इतने ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।